इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई कोर्ट के ठीक बाहर। यहाँ पर स्वप्निल डिकुना जो मनसे से हैं, उन लगातार जो समाज के कार्यों में लगातार उनका नाम आता रहा, लेकिन इस बीच में एट्रोसिटी एक्ट के तहत जिस तरह से वो इस समय जेल में हैं और लगातार उनकी यहाँ पर पेशी जारी है। लेकिन आज के दिन क्या कुछ हुआ और एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि जब उनकी बहस हो रही थी उस दौरान कोर्ट परिसर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में वो बहस हुई, लेकिन ये आखिर क्यों करना पड़ा, इस पर हम बातचीत करने के लिए फरियादी के वकील हैं हमारे साथ, जो इंस्पेक्टर हैं, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं, जिनका मामला यहाँ पर चल रहा है, वो फरियादी हैं, उनके वकील हैं हमारे साथ सुमित। उनसे हम बात करते हैं। सुमित जी, क्या था कि स्वप्निल चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक साधारण एक ऐसा व्यक्ति जो समय समय पर सामाजिक मुद्दे उठाया करता है, उस व्यक्ति की जब बहस होती है तब वीडियो रिकॉर्डिंग हो, इसकी आप लोग एप्लीकेशन देते हैं और वो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है अंदर, और वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद उस बहस को किया जाता है, ऐसा क्यों करना पड़ा? नहीं, देखिए, इस देश में कौन सामाजिक व्यक्ति नहीं है। 4 जन के बीच में खड़े हो जाओ, आप सामाजिक हो जाओगे। बात ऐसी है कि इस देश के कानून की एक खूबी है, अति विशिष्ट परिस्थितियों में इस देश का कानून भी अति विशिष्ट प्रावधानों के साथ तैयार रहता है। और ये वही विशेष प्रावधान है जिसके अंतर्गत कोर्ट में आरोपी ने जो बेल की अर्जी लगाई थी उसके प्रोसीडिंग्स की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। आप जानते हैं कि क्योंकि इतना बड़ा तो जो प्रावधान आपने इस्तेमाल किया, आखिर जो प्रावधान इस्तेमाल किया उसमें कोई विशेष आपको ऐसा लगा होगा ना कि आखिर इस प्रावधान का प्रयोग अब करना चाहिए। स्वप्निल समय समय पर सामाजिक मुद्दे उठाता रहा है, चाहे अनाधिकृत बांधकाम को लेकर हो, चाहे अधिकारियों की लापरवाही को लेकर हो, चाहे महिलाओं की आवाज़ को लेकर हो, तमाम तरह के मुद्दे उठाता रहा है। तो ऐसे में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ जो एट्रोसिटी एक्ट लगा, अब वो जेल के अंदर है, तो साधारण बात है वो जेल के अंदर, तो उनके तो बहस हो रही है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता क्यों पड़ गई? नहीं, आपने प्रावधान की आवश्यकता आपके प्रश्न के 2 भाग हैं। आपने पहले कहा कि वो अलग अलग मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ते आए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। आप सचिन जी, आप सिर्फ पत्रकार नहीं हैं, आप एक खोजी भी है। तो मेरी आपसे एक विशेष विनती है कि वो जो सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उनका क्या हुआ है, वो जिस दिशा में वो मुद्दे बढ़ रहे थे, जिस दिशा में उनका सो कॉल्ड संघर्ष जो उनका बढ़ रहा था, वो दिशा कहाँ रुक गई है, कहाँ गुम हो गई है, उन विषयों का हुआ क्या है, क्या परिणाम आई है, ज़रा आप खोजिए। आप भी आरोप कर रहे हैं इस तरह से कि मतलब मैं आरोप नहीं, मैं आशंका है जता रहा हूँ। किसी को आरोप लग सकता है। आपका फरियादी कोर्ट के अंदर भय है, ऐसा भी कहता है। आपको देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में वो आरोपी है। अब ये जो भय वाली जो बात है ना, ये भय की संकल्पना हालांकि ऐसे मामलों में थोड़े अलग मुद्दों पर या फिर अलग फंडामेंटल चीज़ों पर वो आधारित है। ये जो भय है, ये भय एक इंसान के सामाजिक नहीं सुनिए, ऐसा तो ये तो बड़ी बात है ना। सामाजिक पहचान जो होती है, ये उस पहचान के प्रति भय है। ये उस समाज का सदस्य होने के कारण ही ये अपराध हुआ है। तो ये कोई शारीरिक स्तर पे कोई उनको डर है कि कोई उनके साथ हिंसा हो जाएगी तो वगैरह, ये डर वो उस लेवल पे नहीं है। ये कानून जो है, ये कानून राज्य को बाकायदा डायरेक्शंस देता है कि आप यदि कोई विक्टिम है, उसकी अर्जी आए या ना आए, ये आपको निश्चित करना है कि जो अपराध उनके साथ हुआ है, प्रथम दर्शन यही सही, पर जो अपराध उनके साथ हुआ है, उस अपराध के लिए जब वो न्याय मांगने की प्रक्रिया में हो तो वो उस लड़ाई के दरमियान ये अपराध उनके साथ रिपीट ना हो, सुरक्षा दी जाए। तो वो सुरक्षा स्वप्निल इस समय जेल में है, कोर्ट के निगरानी में उनकी दलीलें हो रही हैं, तो असुरक्षा किस बात की? नहीं, आप एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। वो जो दलीलें चल रही थी तब उनके जो एडवोकेट थे, उन दलीलों के बीच में भी जातिवाचक बातें कही गई है कोर्ट में। तो आप ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी का स्तर कितना गहरा है आप समझ सकते हो। और रही बात कि कोई वो एक इंस्पेक्टर है या फिर उनके पास वर्दी है, तो वो इस चीज़ का शिकार कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। इस देश को पहली आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति मिली, उनके बारे में क्या टिप्पणी की गई थी? राष्ट्रपत्नी।
तो जब देश का प्रेसिडेंट ऐसी ये जो जातिवाचक जो चीज़ें होती है ना उसके शिकार हो सकते हैं, तो ये तो एक्साइज डिपार्टमेंट का एक मामूली अधिकारी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ये वसई शहर के अध्यक्ष हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो ऐसे आप सामाजिक कहीं ना कहीं कहीं लगता नहीं है कि एक सामाजिक काम करने वाले व्यक्ति के साथ ज़्यादा ज्यादती हो रही है? देखिए, उनके पक्ष में एक दलील और पड़ी गई। ऐसा कहा गया कोर्ट को कि वे कर्नाटक के एक समाज से वो आते हैं, उनका सरनेम डिकुना ना हो करके शेट्टी बताया गया। तो ये तो कोई नई बात सामने आई है ना, कि वो जो स्वप्निल डिकुना जो है वो डिकुना ना होते वो स्वप्निल शेट्टी है, तो वो खुद उस पिछले वर्ग से आते हैं, तो वो ऐसी गतिविधि कैसे कर सकते हैं? ये भी ऐसी भी दलील पड़ी गई। तो ये तो आश्चर्य की बात थी, हमें भी नहीं पता था कि वो उनका सरनेम शेट्टी है, कोर्ट को भी नहीं पता था। आपको लगता नहीं कि एक व्यक्ति के साथ उसके सरनेम पर आया जा रहा है, उसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जा रहा है? हम नहीं आए हैं, उन्हीं के वकील लाए हैं। अच्छा, हमने नहीं ये बात उठाई है, हम तो उनको जानते हैं कि वो स्वप्निल डिकुना है, बहुत सारे काम करते हैं लोगों के, हमको तो वही पहचान है उनकी। ये तो उनके वकील। आज कोर्ट परिसर क्या हुआ? उनकी बेल रिजेक्ट हो गई है आज। फिर से नहीं, आज ये पहली दफ़ा थी, पहली अर्जी उन्होंने लगाई थी, उनकी बेल आज रिजेक्ट की गई है। और हमें समाधान है, सिर्फ वकील होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश का नागरिक होने के नाते भी मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो निर्णय आज माननीय वसई सत्र न्यायालय ने दिया है, ये वसई के सामाजिक हित में ये निर्णय है। इस देश ने पिछड़े वर्गों के समाज को एक वादा किया था। वो वादा ऐसा था कि आपको यदि आपके उस सामाजिक स्टेटस की वजह से अगर आपको प्रताड़ना महसूस करनी पड़ती है तो आपको विशेष संरक्षण दिया जाएगा। आज ये वादा माननीय सत्र न्यायालय ने निभाया है और हमको इस जजमेंट, इस ऑर्डर से हम समाधान। ये थे सुमित जो वकील हैं फरियादी के, इनका साफ तौर पे कहना है कि आज जो स्वप्निल डिकुना का यहाँ पर आज बेल होनी थी, लेकिन वो फिर से रिजेक्ट हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि जिस तरीके से कोर्ट परिसर में रिकॉर्डिंग हुई थी उस पर भी सुमित ने, जो फरियादी के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि रिकॉर्डिंग का प्रावधान है एट्रोसिटी एक्ट में, उस तहत रिकॉर्डिंग कराई जा रही थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर स्वप्निल डिकुना ने ऐसा जो कृत्य किया, जो भी हुआ, उसमें इतना बड़ा अपराध क्या था जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने की नौबत आई, उसका भी खुलासा सुमित ने किया। अब देखने ये होगा कि आखिर कब तक स्वप्निल को जमानत मिलती है और स्वप्निल कब वो इस पूरे मसले से बाहर निकल कर सामने आते हैं।